हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 7 जनवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि डेली हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज आर्टिकल आते हैं उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। इसका पर्पज़ क्या है? करंट अफेयर्स को आप पहले प्रैक्टिस करो, है ना। साथ ही साथ उसका स्टैटिक जो कंटेंट है वह भी आपको समझ में आए, और एक टाइप का एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो ये हमारा पर्पज़ रहता है। आज भी यहाँ पे 9 से 10 एमसीक्यूज दिए गए हैं, 9 से 10 टॉपिक से लिए गए हैं जो या तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में आए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से नहीं, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करेंगे जो चर्चा में था। वो था इलेक्शन कमीशन का जो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है उसको लेके। अब इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में मामला ये चल रहा है कि किसी ने याचिका लगाई थी कि एसआईआर जो चल रहा है ना, तो एसआईआर और जो एनआरसी है वो दोनों एक ही है। मतलब एक तरह की इस तरह की याचिका चल रही थी। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बताया कि नहीं भाई, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एसआईआर में हम क्या करते हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जो मतदाता सूची में जिनके नाम है, उन पर ये कहते हैं ना कि सर्वे होता है। और एनआरसी इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे जो मामला प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा वो निर्वाचन आयोग की शक्तियों को लेके होगा कि क्या पावर है इलेक्शन कमीशन की। तो चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं इलेक्शन कमीशन को लेके। विद द रेफरेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हिंदी में भारत निर्वाचन आयोग के बारे में आपको विचार करना है। अब विचार करने से पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूटरी बॉडी है? तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय इसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, पूछूं किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, उसको कंट्रोल करना, है ना, और उसका अगर हम बात असेसमेंट पूरे करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। और इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बोला जाता है। इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मतलब यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अन्य की बात की गई है, और भी हो सकते हैं, बहुसदस्यीय है, मतलब कई सारे मेंबर इसमें हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई एक जो चीफ इलेक्शन कमीशन, ये तो होना ही है, ठीक। अब इनकी जो नियुक्ति होती है वो कितने वर्ष के लिए होती है? 6 वर्ष के लिए होती है, या तो 65 वर्ष, जो भी टाइम पीरियड आप पूरा कर लें तब तक के लिए इसमें अपॉइंटमेंट होती है। अब हटाया कैसे जाता है, मेन इंपॉर्टेंट ये भी होता है। देखिए, अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति करता है। इतना इंपॉर्टेंट पद है। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में जो संविधान के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, इस तरह की कुछ जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं संविधान के लिए गार्जियन का काम करती हैं। तो ये एक प्रेसिडेंट जो इसको अपॉइंटमेंट करता है। और हटाने के लिए प्रोसेस कौन सी है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरह से निर्वाचन आयोग के आयुक्त को हटाया जाता है, ठीक है। किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अन्य को नहीं। जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें इसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है। मतलब क्या? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह पार्लियामेंट के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये सारी बात आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन करता क्या है? तो देखिए, लोकसभा के चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है। राज्य विधान, या अगर हम बात करें स्टेट असेंबली के भी चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने से होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के, ये भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन सारा देखता है। अब अगर आपसे पूछा जाए, कभी स्टेटमेंट ऐसा बनाता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है या राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, वो क्या करता है? राज्य के विधायकों के चुनाव करवाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में तो अब इतना आसान नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है ना, वो जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं ना, अगर हम बात की एमएलसी हो, चाहे अगर हम बात की ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, उनको लेके क्या है? अकाउंटेबल है, ठीक। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। चुनाव करवाने के अलावा इलेक्टोरल रोल्स को, चाहे मॉडल ऑफ कंडक्ट को लागू करना हो, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना हो, ये सारा काम निर्वाचन आयोग करता है। तो ये सारे काम निर्वाचन आयोग के हैं। अब अभी निर्वाचन आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम कर रहा है। मतलब मतदाता सूची को बेहतर तरीके से पुनरीक्षण कर रहा है या उनको रिव्यू कर रहा है। किसी के 2 नाम तो नहीं है, किसी के बार कई जगह तो वोट लोग नहीं डाल रहे हैं। तो ये कंप्लीटली एनआरसी से डिफरेंस एक प्रोसेस है। एनआरसी क्या है कि सिटीजनशिप का एक रजिस्टर केंद्र सरकार का विषय है। वहीं अगर हम बात करेंगे जो ये है ना, क्या नाम है, ये वोटिंग को लेके यहाँ पे काम हो रहा है, किसके थ्रू? एसआईआर के थ्रू। चलिए स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं कि द पावर ऑफ रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स इन डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली का रिव्यू करने का अधिकार अनुच्छेद 324 से प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट अगर यूपीएससी ने बनाया, प्रोबेबिलिटी है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज में था इलेक्शन कमीशन, तो क्वेश्चन तो यूपीएससी बना सकता है। इसका क्या ऑप्शन होगा आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट है क्या
कि इलेक्टोरल रोल्स इंक्लूड ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। निर्वाचक नामावली में आयु की परवाह किए बिना सभी लोग भारत में शामिल हो जाते हैं। भारत के नागरिक हैं तो वो किसी भी आयु के हैं, वो निर्वाचक नामावली में शामिल हो जाएंगे, इलेक्टोरल रोल्स में शामिल हो जाएंगे। कीवर्ड्स को आप यहाँ पे याद रखेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज लीगली अ प्रोसेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को मैंने इसीलिए यहाँ पे डाला ही है क्योंकि आपको डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए एसआईआर और एनआरसी में। निर्वाचक नामावली की तैयारी कानूनी रूप से राष्ट्रीय राज्य नागरिक रजिस्टर से भिन्न प्रक्रिया है। ये बात एकदम करेक्ट है। एनआरसी इज ए डिफरेंट थिंग, है ना, और एसआईआर इज ए डिफरेंट थिंग। दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए एसआईआर में 18 वर्ष के ऊपर वाले शामिल होते हैं, ठीक है। निर्वाचक नामावली में भी 18 वर्ष के ऊपर, क्योंकि जो वोट कर सकता है वही इसमें शामिल होगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है ना कि सभी नागरिक इंक्लूड हैं, वो बात यहाँ पे नहीं होगी। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात इंपॉर्टेंट थी, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक और नई की टर्म्स यहाँ पे नई चीज चर्चा में थी, ठीक है ना, तो उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी आज अगर आपने न्यूज देखी हो तो एक केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट है तो उसे बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है। तो सबसे पहले ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में है। तो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसे क्या बोला जाए? केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। ये एक तरह का बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है। अब आप पूछोगे ये कौन सी कैटेगरी है भाई? बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट हमें नहीं पता। तो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की शुरुआत किसने की थी? अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का। एम एस स्वामीनाथन का, ठीक है ना, एम एस स्वामीनाथन का, ठीक। उनका ये क्या था कॉन्सेप्ट था, वो चाहते थे कि जो बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन है उसका सस्टेनेबल यूज करके जो ह्यूमन को खुशी प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, उसको बायो हैप्पीनेस बोलता है। जैसे मान के चलिए मैंने क्या किया, मैंने कोई भी इस तरह का प्लास्टिक इमिट नहीं किया, मैंने कोई गाड़ियों से धुआं नहीं निकाला, है ना, और इस तरह से मैंने देखा कि मैं पर्सनल लेवल पर क्या कर रहा हूँ, कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ इकोसिस्टम में, तो उसके बाद जो मेरे अंदर खुशी है उसे बायो हैप्पीनेस एक तरह का इंडिविजुअल लेवल पर बोला जाएगा। तो ये जीडीपी वगैरह जैसे कॉन्सेप्ट है ना कि ओवरऑल ग्रोथ को मेजर करने का, तो ये भी एक ग्रोथ को मेजर करने का कॉन्सेप्ट है बायो हैप्पीनेस, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम यहाँ पे करता है। अब इसके इंश्योर होने से एसडीजी जो टारगेट 3 है, तो टारगेट 3 किसके बारे में बात कर रहा है? हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है। एसडीजी 12 है जो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की बारे में बात कर रहा है। एसडीजी 15 है जो जमीन पर जीवन या लाइफ इन लैंड के बारे में बात कर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं इंश्योर करता है। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्टेटस इस तरह का नहीं देती है। यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जिले में काम किया जा रहा था, उसको लेकर यहाँ पे ये चीज़ हुई है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन यहाँ पे बहुत बेसिक दिए हुए हैं, आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। इट लिंक ह्यूमन वेलबींग विद कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मानव कल्याण को जैव विविधता के साथ सतत उपयोग को जोड़ता है। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशिएटेड बाय द एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसे तैयार किया गया था। तीसरा, इट फोकस ओनली ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन नॉट रिलेटेड टू द लाइवलीहुड, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर फोकस करता है, लाइवलीहुड पर फोकस नहीं करता। तीसरा ऑप्शन एकदम यहाँ पे गलत है। लाइवलीहुड्स एंड न्यूट्रिशन आर सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस। तो लाइवलीहुड और जो न्यूट्रिशन है ना, इसके सेंट्रल कंपोनेंट होते हैं। सस्टेनेबल लाइफ है, ह्यूमन हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, इसके अलावा जो इकोसिस्टम में सस्टेनेबिलिटी है वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल उसकी तरफ बात करते हैं। अगला आर्टिकल यहाँ पे किसके बारे में है उसको देख लेते हैं। तो शुरू में आ जाते हैं, पहले आर्टिकल में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? परिधान निर्यात संवर्धन, ये अपैरल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम उसको लेके यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है इसको लेके आपको थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है कि अभी ए शक्ति वेल जो उन्हें क्या किया गया है, हाँ, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अभी क्या किया गया, उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक। तो ये उनका 5वां कार्यकाल हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें, एक संस्था है जिसको कहा जाता है क्या, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये क्या करता है, जो परिधान होते हैं उसके जो एक्सपोर्ट होता है, कपड़े के जो एक्सपोर्ट होते हैं उनको या ऐसी चीज़ों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का काम यहाँ पे करता है। अब ये जो एक संस्था है ना, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में, ठीक। अब बाद में अगर हम बात करें तो इसको रेगुलेट किया जाता है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के द्वारा 1992 में जो बना था उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो ये पता होना चाहिए एपी जो ये संस्था है एईपीसी के बारे में, ये भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है
वस्त्र मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करता है। और पर्पज ये कि जो इंडियन ट्रेडिशंस है या इंडियन का जो कहते हैं ना कि क्लॉथ्स होते हैं उनको ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, वैश्विक स्तर पर भारत के वस्त्र का निर्यात हो, यह यहाँ पे पर्पज रहता है, उसको सपोर्ट किया जाए। ये यहाँ पे सरकार क्या करती है, ऐसे स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो प्रतिनिधि हों, एक्सपोर्टर्स हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उन सबको शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस संस्था के बारे में थोड़ा सा अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में। कहाँ पे मिलेगा, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है आपका, हरियाणा में, ठीक है ना। तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। अब इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो आपको मैंने बताया कि 1978 में इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या क्या बन रहे हैं कि APC वॉज इस्टेब्लिश इन 1978, है ना। प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसे रेगुलेट किया जाता है। दूसरा, इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। तीसरा, AEPC ऑर्गेनाइज द इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर वंस एवरी 3 ईयर। AEPC अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला, इंटरनेशनल गारमेंट फेयर आयोजित करता है हर 3 वर्ष में। यहाँ पे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे जो फैक्चुअल जो चीज़ यहाँ पे बोले 3 वर्ष नहीं, बल्कि अगर आप देखोगे 2 वर्ष में क्या करता है, इस तरह के मेले का आयोजन करता है जिसमें 300 मोर देन इस तरह के प्रेजेंटेशंस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज आर्टिकल था मेलघाट टाइगर रिजर्व को लेके था। मेलघाट टाइगर रिजर्व को लेके क्या आर्टिकल था कि जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, मतलब क्या, अगर आपने जो मेलघाट टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा तो मेलघाट टाइगर रिजर्व है कहाँ, पहले मैं आपसे पूछूंगा ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कल मैंने महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि 9 टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, उनकी लोकेशन भी बताई थी। तो टाइगर रिजर्व से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइगर रिजर्व से बनते हैं कौन से स्पेसीज उसमें पाए जाते हैं, मतलब कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। दूसरा, अगर कोई जीव जंतु IUCN में क्रिटिकली पाया जा रहा है उसके बारे में। या तो अगर हम देखें वहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है, या मतलब किस टाइप के वेजिटेशन वहाँ पे पाया जाता है, वनीकरण अगर हम बात करें, या एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, या अगर सदाबहार वन जिनको कहते हैं, पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं, या ड्राई डिस्ट्रीब्यूस, तो किस टाइप की वेजिटेशन पाए जाती है, ये सब क्वेश्चन UPSC पूछ सकता है। तो चलिए बात करते हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व की। हमने बात की महाराष्ट्र में है। अब अगर हम बात करें, ये सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। अगर हम बात करें सतपुड़ा रेंज, ठीक है। अगर आपने मध्य प्रदेश का नक्शा देख रखा होगा, ये मैं मध्य प्रदेश का नक्शा बना देता हूँ। मध्य प्रदेश के नक्शा में 2 रेंज यहाँ पे आपको विंध्याचल और सतपुड़ा देखने को मिले। तो ये सतपुड़ा रेंज जो नीचे जाती है ना, उसका पार्ट है। और सतपुड़ा रेंज की एक साउथ विंग है या साउथ शाखा गाविल गाड़ी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, गाविल गाड़ी पहाड़ी, उसमें क्या है, ये बना हुआ है, ठीक। तो ये महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व किसका, महाराष्ट्र का। तो ये मेलघाट टाइगर रिजर्व के बारे में हमने ये सारे फैक्ट्स देखे। अब हम बात करें कि वेजिटेशन के किस तरह से पाए जाते हैं। तो अगर आप ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट अगर हम बात करें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क मतलब ड्राई, है ना, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इवन अगर आप देखोगे ना तो ये पार्ट तो वेस्टर्न घाट्स का, लेकिन वेस्टर्न घाट में भी आपको पता है कि जो पश्चिमी वाले रीजन है ना, उनमें क्या अच्छी बारिश होती है, लेकिन पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, छाया क्षेत्र में आता है, वहाँ पे अच्छी बारिश नहीं हो पाती। तो ये यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये सागौन के वृक्ष भी यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब टाइगर रिजर्व में अगर कोई ट्राइबल रह रही है ना, कोई ट्राइब रह रही है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है UPSC के लिए। तो यहाँ पे एक ट्राइब रहती है कोरकू ट्राइब। कोरकू ट्राइब बेसिकली ये राम्य मात्रा नहीं इस तरह से होगा। कोरकू ट्राइब रहती है, स्पेलिंग अगर मैं बोल दूँ KORKU, कोरकू ट्राइब रहती है यहाँ पे, सबसे बड़ा रहती है। और इसके बाद गवली कम्युनिटी भी यहाँ पे रहती है, गवली समुदाय भी यहाँ रहती है, गोंड जनजाति भी पाई जाती है, ठीक। तो ये तो बात हो गई। जीव जंतु में अगर हम बात करें, स्लॉथ बियर है, इंडियन बाइसन है, सांभर है, तेंदुआ है, ये सब पाए जाते हैं। अगर हम बात करें क्रिटिकली इंडेंजर्ड फॉरेस्ट आउटलेट यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फॉरेस्ट आउटलेट, FOREST फॉरेस्ट आउटलेट यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। तो ये सारे फैक्ट्स हमने यहाँ पे इसके बारे में देखा। अब स्टेटमेंट क्या क्या बन रहे हैं कि इट इज़ द लोकेटेड इन द सदर्न ब्रांच, इसको मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, सदर्न ब्रांच ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज। बिल्कुल का करेक्ट यहाँ पे बात है। हमने यहाँ पे देखा कि जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है वहाँ पे उसके सदर्न का पार्ट का हिस्सा है। दूसरा, इट वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड महाराष्ट्र, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ये पहला टाइगर रिजर्व है। तीसरा, द सेंचुरी इज पार्ट ऑफ द गोदावरी रिवर बेसिन। तो गोदावरी रिवर बेसिन का ये भी पार्ट है सेंचुरी, ये आपको यहाँ पे बताना है।
अगर हम यहाँ पे देखें तो गोदावरी का जो रीजन है, मैप अगर आपने देख रखा होगा तो आप देखो कि गोदावरी का जो रीजन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है ना। तो अगर आप, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये गोदावरी नहीं बल्कि किस नदी का पार्ट है, तापी रिवर, तापी रिवर का जुड़ा हुआ, ताप्ती भी उसे बोला जाता है। तो तापी जो मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से, मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है। और मुल्ताई पहाड़ी कहाँ है, बैतूल में। और बैतूल कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और इसकी लंबाई कितनी, 724 किलोमीटर है। और नर्मदा और तापी दो मात्र ऐसी नदियाँ हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना। और नर्मदा के पैरेलली ये रिवर फ्लो करती है। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में है, डब्ल्यू उर्साई मेजोरिस के बारे में। डब्ल्यू उर्साई मेजोरिस क्या है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस ने देवस्थली में जो है उसने क्या किया, फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप से व नासा का जो टेस्ट टेलीस्कोप है उसके डाटा का यूज करके डब्ल्यू उर्साई मेजोरिस जो एक तारा है उसका लाइट कर्व्स तैयार किए हैं, लाइट कर्व तैयार किए हैं। तो ये क्या है, एक स्टार है, ठीक है ना, स्टार है, ठीक, तारा है, ये पता होना चाहिए, ठीक, पहली बात ये। और इसमें किसने बनाया है, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट जो संस्थान उसने इसको फाइंड किया है, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं, बहुत डीप में तो यूपीएससी नहीं पूछेगा लेकिन ठीक है थोड़ा सा जान लेते हैं। दे आर टाइप ऑफ इक्लिप्सिंग बाइनरी वेरिएबल्स स्टार दैट शेयर अ कॉमन आउटर इन्वेलप। ये एक प्रकार ग्रहणशील द्वितारा, देखिए इतना डिफिकल्ट साइंस एंड टेक क्वेश्चन नहीं बनाता है लेकिन फिर भी क्योंकि ये चर्चा में था तो चलिए फिर भी देख लेते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इक्लिप्सिंग बाइनरी परिवर्तन तारे हैं जो एक साझा बाहरी वायुमंडल तैयार रखते हैं। दूसरा, इनकी कक्षीय अवधि, इनका टाइम है 0.25 से 1.0 के बीच में होता है। ऑर्बिटर पीरियड जनरली रेंज टू 0.25 टू 1 डे। दे आर आइसोलेटेड सिंगल स्टार विथ नो मैग्नेटिक एक्टिविटी, इनमें मैग्नेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। ये अब अगर हम बात करें तो इसमें यह भी सिग्नल मिला है कि इसमें मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। और स्पेसिफिक लाइट के सिम्टम्स या आइडेंटिटीज भी मिली हैं, एच अल्फा या एच बीटा भी उन्हें बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाइन योजना के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि BIS जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोला जाता है उसकी स्थापना दिवस यहाँ पे मनाएगा 79th से 1900 मतलब 79 साल पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को। अब इसको लेके एक्ट कौन सा है रेगुलेशन बनाने का, BIS जो भारत के जो प्रोडक्ट हैं उनको स्टैंडर्डाइज करना, उनकी मार्किंग करना, क्वालिटी एनालिसिस करना व कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन करना, ये यहाँ पे काम है, ठीक। अब इसको 2016 में एक्ट बनाया गया, तो BIS एक्ट, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है, इसमें रेगुलेशंस के बनाए जाते हैं, ठीक। अब BIS अगर हम बात करें तो भारतीय मानक संस्था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का एक उत्तराधिकारी, मतलब पहले एक ISI संस्था हुआ करती थी जिसको 1947 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसके बिहाफ पे BIS काम करती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड सेट करने का काम भी करती है कि इंटरनेशनल लेवल जो भी स्टैंडर्ड्स हैं तो भारत की वस्तुओं के प्रोडक्ट जो उत्पादन हो रहा है उसमें भी वो शामिल हो। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर से उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे चर्चा में क्यों है कि शाइन योजना जो शुरुआत की जा रही है वो गुणवत्ता मानकों या क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में एजुकेशन फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, साथ ही महिलाओं को एम्पावर करने के संबंध में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म होगा स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म नर्चर एम्पावर्ड वुमेन। स्टैंडर्ड आप लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म, है ना, नर्चर एम्पावर वुमेन, ये इसका यहाँ पे काम है। और ये कोई योजना केंद्र क्या है कि महिलाओं को केंद्र में रखा जाएगा और इसमें जो NGOs के थ्रू, SHGs के थ्रू, स्मॉल हेल्प जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, उसके अंतर्गत ग्राउंड लेवल पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक। चलिए ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है कि शाइन इज द स्कीम लॉन्च बाय द BIS के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। द स्कीम फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन थ्रू द अवेयरनेस अबाउट द स्टैंडर्ड इन क्वालिटी। एक योजना जो गुणवत्ता के प्रति जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है, दैट इज राइट। तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट है BIS फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये BIS वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विद द रेफरेंस ऑफ बायोमटेरियल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोमटेरियल के संबंध में क्वेश्चन है। देखिए बायोमटेरियल्स क्या है, जैसे जैसे अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं वैसे वैसे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसमें प्लास्टिक्स ना हो,
प्लास्टिक ना हो, तो वो बायो मटेरियल की कैटेगरी में आ रहे हैं। मतलब जिनको क्या किया जा सकता है, जो अडॉप्ट कर जाएं, या अगर हम बात करें मिट्टी में मिल जाते हैं या बहुत टाइम तक नहीं रहते हैं, इन्वायरमेंट को निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करते हैं, तो उस तरह के बायो मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, बायो इंजीनियरिंग का यूज़ किया जा रहा है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी की जा रही हैं। अब इसमें मेजरली 3 कैटेगरी देखने को मिलती है, जैसे ड्रॉप इन बायो मटेरियल्स है, ड्रॉप आउट बायो मटेरियल्स है ना। तीसरा है नोवल बायो मटेरियल्स। ठीक, यहाँ तो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बायो मटेरियल्स कैन बी नेचुरल, सिंथेटिक और हाइब्रिड ओरिजिन। तो बायो मटेरियल नेचुरल हो सकते हैं, जाहिर सी बात, उन्हें आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है, या हाइब्रिड मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को मिला के बनाया जा सकता है, जो डिकम्पोज हो जाएं, अडॉप्ट कर जाएं जनरली, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। ड्रॉप इन बायो मटेरियल्स आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल। अब अगर आप देखोगे ना, तो ड्रॉप इन जो मटेरियल्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि बायो मटेरियल 3 टाइप के, 3 क्लासिफिकेशन उसके देखने को मिलते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है ड्रॉप इन बायो मटेरियल्स, दूसरा क्लासिफिकेशन ड्रॉप आउट बायो मटेरियल्स। तो जो ड्रॉप आउट बायो मटेरियल्स है और इन बायो मटेरियल्स में डिफरेंस ये है, जो इन मटेरियल्स है इसमें केमिकली पेट्रोलियम बेस्ड जो सामग्री होती है उसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, बायोपेट जैसे बनाने में हुआ। लेकिन जो ड्रॉप आउट मटेरियल है वो केमिकल से डिफरेंट होता है, केमिकली वो डिफरेंट होता है, उसमें नई सिंथेसिस जो टेक्नोलॉजी उसका यूज़ किया जाता है ना, जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड करके इन सब का यूज होता है। तो ये जो बोला जा रहा है ना कि ये केमिकल डिफरेंट है फ्रॉम बायोमेटेरियल, दैट इज़ नॉट राइट मुझे लग रहा है, क्योंकि ड्रॉप इन जो बायोमेटेरियल उसमें पेट्रोलियम का यूज होता है, वो डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट उससे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी जाननी है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन, जैव सामग्री का उपयोग केवल स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। तो क्या सिर्फ स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र नहीं, कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो ये तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, केवल 1 वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करें कैटिडिड्स के बारे में, कैटिडिड्स के बारे में। अब ये क्या है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिसर्चर्स ने देखा कि जो घास के मैदान है उसमें कैटिडिड्स पाए जाते हैं, या लंबी सींग वाले टिड्डे, लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर्स पाए जाते हैं। इनकी तीन जो टाइप है इनकी खोज हुई है। तो 3 टाइप कौन कौन से हैं? इस तो कॉन्केलोफेलस्कस, ये कॉन्केलोफेलस्कस जो है ना, वो मतलब इसका मान के चलो कि साइंटिफिक नेम है। एक है उस्मानी, कैनकोफेलस्कस उस्मानी हो गया, दूसरा हो गया नाइजेरेंसिस, और तीसरा है गेंडरबली। तो ये 3 टाइप इसकी खोज हुई है, इन तीनों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अब ये है क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया। कैटिडिस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ टेगोंडाई, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन ठीक है आपको पता होना चाहिए। कैटिडिस की में उस्मानी और ये जो 3 टाइप हैं इनके नाम मैं लिख दे रहा हूँ। पहले उस्मानी है, दूसरा है, हालांकि आपके आंसर में भी लिखे हुए हैं, नागेंसिस, ये दूसरी इसकी प्रणाली है, किसकी, दूसरे टाइप है टिड्डे की जो खोज हुई है। तीसरा है गेंडरबली, ये तीसरी टाइप है, इसकी यहाँ पे खोज हुई है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन किसके बारे में है यहाँ पे, ये है सागर आइलैंड के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सागर आइलैंड के बारे में। इट इज़ लोकेटेड द माउथ ऑफ हुगली, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, इट इज़ द पार्ट ऑफ सुंदरवन बट मैंग्रोव फॉरेस्ट टाइगर आर नॉट फाउंड देयर, सुंदरवन का पार्ट है लेकिन मैंग्रोव वन का हिस्सा नहीं है, मतलब मैंग्रोव वन है लेकिन बाघ का निवास नहीं है, दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है क्या कि द गंगा सागर मेला ऑर्गेनाइज बाई मिड जनवरी, मध्य जनवरी में गंगा सागर मेला का आयोजन होता है, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा भी करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाघ का हिस्सा है, जो दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है कि यहाँ पे बाघ का निवास नहीं, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक करने, है ना, और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, या आप थैंक यू भी कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे लाइक और कमेंट से क्या वीडियो और इंगेजिंग होता है, लोगों तक जाता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसे ज़रूर कर दें। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, PDF जो पेंडिंग्स है वो भी सारी की सारी मैं आपको भेज दूंगा वहाँ पे, इंडिया एज अ फेस बाय दिवस द्विवेदी।